Hello, hi everyone, good evening to all of you. Welcome on Career Goals by रमा शर्मा. आज हम अपने अगले सेशन के लिए मिल रहे हैं. आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग एमाइल डर्कहाइम की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिफोर डिस्कसिंग ऑल दी थ्योरीज़, यूनिट कर रहे हैं हम 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. पार्ट इसका आज पार्ट 2 है. ठीक है, पार्ट आज जो कर रहे हैं हम लोग 2 है. एमाइल डर्कहाइम पढ़ रहे हैं हम लोग. और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है, आज के सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिएगा. ठीक है, और ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आप लोग कर सकते हो एज अ टोकन ऑफ लव, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिगार्ड्स. तो वो आप कर सकते हैं अगर आपको सेशन वाकई में अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट आपको मिल रहा है एक्चुअल में. ठीक है, आपको कोई और सोर्स जो है खोजने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट दी हार्लम्बस, वो आप पढ़िए. ठीक है, उसके अलावा जो मेरी पीपीटीज़ में आपको दिया हुआ है वो आपको इग्नू प्लस मेरे पर्सनल लो नोट्स और वो सब का मिक्सचर है. ठीक है, तो अलग अलग बुक्स हैं वैसे तो, कितनी भी पढ़ोगे उतनी कम है, बट मेरे नोट्स में आपको मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये बात मेरी तरफ से ये श्योरिटी है कि आपको इतना डेटा पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतने फ्री में पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है, फ्री पूरा टोटल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो बस एक ही चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को देखो. दूसरा जो है, आप जब भी देखो, अगर आप नए यूज़र हो, नए स्टूडेंट हो, नए एस्पिरेंट हो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल समझना चाह रहे हो, फ्री पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं ओवरऑल इंडिया में, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा हो, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं. साथ ही साथ अब यहाँ ये देखो, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये यूनिट्स ऐसी हैं कि इन यूनिट्स के करंट अफेयर्स नहीं बनते, है ना. इन यूनिट से क्या करंट अफेयर बनेंगे. पहली यूनिट है भाई सोशियोलॉजी की इमरजेंस. अब जो चीज़ जैसे इमर्ज हुई है वैसी इमर्ज हुई है, उसमें कुछ नया तो आ नहीं जाएगा कि भाई अगस्त कॉम्टे की कब्र में से कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकाली गई हो, या एमाइल डर्कहाइम ने कुछ नया बता दिया हो सपने में आके, या आकाशवाणी कर दी हो किसी के सामने. कुछ भी नया नहीं है. दूसरा है सोशियोलॉजी एज साइंस, और तीसरा है मेथडोलॉजी. तो मेथड्स कुछ नए नहीं बदल जाएंगे, जो मेथड्स हैं वही मेथड्स हैं. एक कंटेंट एनालिसिस वाला टॉपिक है जो मुझे अभी इसमें करवाना है. ये वैसे आपका सिलेबस के अंदर उतना नहीं है, बट क्योंकि ये एक बार बहुत पहले यूपीएससी ने पूछा है. ठीक है, बहुत पहले यूपीएससी ने एक बार पूछा है और बाद रिपीट नहीं हुआ है काफ़ी सारे सालों से, बट फिर भी मुझे ये है कि इस टॉपिक को करा देना चाहिए. तो ये टॉपिक मैं एक दिन अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा कंटेंट एनालिसिस का, वो मैं आपको करा दूंगा. ठीक है, उसके अलावा क्यों नहीं, मतलब क्या अगर यूपीएससी ने नहीं पूछा तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या. बेसिकली आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि इन पेपर 1 में से स्पेशली जो टॉपिक्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. पहली बात. दूसरी बात कि यहाँ पर जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो, मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन, सेम ही टॉपिक मिलेंगे. आप एक कहते हैं ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं. सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें मतलब आप पिछले 5-7 साल के पेपर उठा के देखिए, 2014 से उठा लीजिए आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको जो है 80% क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे. ठीक है, सेम टॉपिक रिपीट, मतलब सेम टॉपिक से रिपीट, एकदम ऐसे वर्ड बाय वर्ड नहीं रिपीट होगा, सेम टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे. तो इसलिए जो है अब यहाँ से चौथी यूनिट से करंट अफेयर्स कैसे अप्लाई होते हैं. अब जैसे कि एमाइल डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ सुसाइड है ना. तो सुसाइड में जब हम बात करेंगे, तो मैंने जब आपको कल पिछली क्लास में, इससे पहले जो क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें जब मैंने आपको बताया था साइबर बुलिंग, तो साइबर बुलिंग की वजह से भी लोग सुसाइड कर लेते हैं. मतलब इंटरनेट पे कोई, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो उससे भी लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड की हद तक भी पहुँच जाते हैं. तो वो उसको हम थोड़ा सा करंट अफेयर से जोड़ेंगे, किस तरीके से इंटरनेट का ये वाला जो आस्पेक्ट है साइबर बुलिंग, वो जैसे मान लीजिए किसी का एमएमएस बना दिया और अब उसको जो है सर्कुलेट करने का या इंटरनेट पे डालने की कोई धमकी मिल रही है किसी लड़की को या लड़के को या किसी कपल को, तो वो एक एक्सट्रीम लिमिट ऑफ सुसाइड तक मतलब वो सुसाइड की लिमिट तक जा सकता है. तो यहाँ जो थिंकर्स की थ्योरीज है ना,
उनको हम करंट अफेयर से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ मैं आपको इसको जोड़ के बताऊँगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस है। पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया नहीं था, इस क्लास में मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 6 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या मैं आपको ये 6 थिंकर्स के बारे में पढ़ाऊँगे? जी हाँ, 100% हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर सोशियोलॉजी ऑप्शनल की पूरी एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने सेशंस को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़, हम 100% ये 6 थिंकर तो करेंगे। मैं कुछ आपको एडिशनल थिंकर्स के बारे में भी बताऊँगी, ठीक है। एडिशनल थिंकर्स के बारे में क्यों बताऊँगे मैम? क्यों? हमारे तो सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस तो इन्हीं से आएंगे। हाँ, जैसे सुसाइड की थ्योरी है ना, अब सुसाइड की थ्योरी दी तो एमाइल डर्कहाइम ने थी, लेकिन एमाइल डर्कहाइम ने जिस टाइम पे दी थी उस टाइम पे इंटरनेट तो नहीं था। अब जब इंटरनेट आया, साइबर बुलिंग के केस आने लगे, तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एमाइल डर्कहाइम के बाद में उसी की थ्योरी को और अलग तरीके से, विस्तृत तरीके से, अलग अलग तरीकों से समझाया। तो कौन से ऐसे थिंकर्स हैं उनको हम करेंगे, लेकिन जब ये आप पूरा पढ़ लोगे, क्योंकि इसको पढ़ने में कम से कम अपने को 10 दिन लगने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। 10 दिन लगने वाले हैं। वो कब? अगर हम 2-2 घंटे पढ़ते हैं हर क्लास, तो 10 दिन तब लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी है। एमाइल डर्कहाइम की थ्योरी में सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स करेंगे, मतलब एक कार्ल मार्क्स करेंगे। मैं आपको एमाइल डर्कहाइम से शुरुआत करा रही हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा। फिर हम मैक्स वेबर करेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। फिर टैलकट पर्सन करेंगे, अमेरिकन सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं ये। रॉबर्ट के मर्टन करेंगे, और फिर हम करेंगे G.H. मीड। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी एक ही थ्योरी है इनकी, उसको हम इजीली कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला है ना, इन तीनों में लगने वाला है। ये सबके पापा हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप ये देखो ना, टैलकट पर्सन की कितनी है? सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल, दो थ्योरी हैं। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, कन्फर्मिटी एंड डेविएंस, और रेफरेंस ग्रुप, 3 थ्योरी हैं। एक इनकी अकेली थ्योरी है। तो कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम 6 क्लास भी बनाते हैं एक एक थ्योरी पे, तो 6 क्लास तो यहीं लग जाएंगी। वैसे 6 से बहुत कम में हो जाएगा ये। लेकिन बात करें यहाँ पे कल की, मतलब पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि एमाइल डर्कहाइम की डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी है, सुसाइड की थ्योरी है, सोशल फैक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सोशल फैक्ट्स के अलावा रिलीजियस, इनके जितने भी रिलीजन से थ्योरी हो, मतलब रिलीजियस फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ करके इनकी जो थ्योरी है वो हमको पढ़नी है। उसके अलावा इनके क्रिटिक्स पढ़ने हैं, इनका फंक्शनलिज्म पढ़ना है सबसे पहले। तो बहुत कुछ पढ़ना है इनमें। तो बिना समय व्यतीत करते हुए हम जो है शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज मैं आपको दिख पा रहे हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसी थ्योरीज करने के लिए एक थोड़ा कांटेक्ट बना रहे हमारा आपका, क्योंकि आवाज़ सुनते रहने से पूरा सेशन सिर्फ बहुत ही सीरियस बच्चे कवर करते हैं, ठीक है। और कई लोग तो बोर हो जाते हैं बीच में, इसलिए छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमारा कांटेक्ट थोड़ा बना रहे, इसलिए हम जो है यहाँ पर एकदम कर रहे हैं ऐसे। और आगे के सेशन जब तक ये पूरी यूनिट चलेगी एटलीस्ट तब तक तो हम ऐसे ही सेशन करने वाले। तो ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो ये बस मैंने आपको समझाया था क्या था भैया, कैसे था, क्या नहीं था। और एमाइल डर्कहाइम के बारे में फिर यहाँ पर जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे समरी दी हुई है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर इनकी PhD की थीसिस थी, फिर सुसाइड, फिर एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसके अलावा इन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि सोसाइटी कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स का जो इंटरेक्शन है वो एक फैक्ट्स है, ठीक है। आप अगर किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे तरीके से तो आप क्या कहते हैं उसको, समझ सकते हो कि आगे वो व्यक्ति क्या करने वाला है, मतलब आप उसके पैटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझेंगे। तो मेजर पब्लिकेशन वगैरह वही यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप, क्योंकि मैंने ये अलग अलग तरीके से, मैम आपने एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये देखो सेशन, देखो करीब करीब 940 सब्सक्राइबर हैं अभी, ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। सब बच्चा, अगर मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दूं, सब लोग उसी को लिख के आएंगे तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब वो तो सेम रिपीटेड बात हो जाएगी ना। तो आपके पास में ना वर्ड्स होने चाहिए। तो 1887 में पैदा हुए थे ये। 1893 में डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी थ्योरी दी थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी समझाया था इन्होंने। वो एनोमी का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया है। फिर उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में दिया था, याद हो तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। 1897 में सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी करके इनका तीसरा मेजर वर्क है इनका। इसके बाद 1902 में फाइनली इनको जो है
यहाँ पर पेरिस में पोजीशन मिली थी जहाँ पर इनको चेयर ऑफ एजुकेशन मिली थी, जिसको बाद में 1913 में इन्होंने बदल के क्या कर दिया था, चेयर ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। डर्कहाइम ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एडवाइजर की तरह भी काम किया था फ्रांस में, याद रखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो एजुकेशन मिनिस्टर का एडवाइजर रहा हो, और उस समय में मतलब 1900 मतलब जहाँ जिस समय दुनिया वर्ल्ड वॉर कर रही है, लोग लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद में भाई ये कंट्रीज क्यों इतनी मतलब ग्रो कर रही हैं, क्यों? क्योंकि इनका कहीं पर भी भाई देखिए, एजुकेशन इज द एलिमेंट्री थिंग टू डेवलपमेंट, टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू गिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है। तो ये डर्कहाइम जैसा व्यक्ति अगर आपका एडवाइज़र रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो आप समझिए कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितने पहले से ही कितना मॉडर्न रहा होगा। 1912 में इन्होंने पब्लिश किया था इनका लास्ट मेजर वर्क। खैर 59 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, बहुत कम उम्र में। अगर थोड़ी और उम्र मतलब इनको मिलती 10-20 साल, तो इनके और भी बहुत अच्छी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल सकती थी, आपके सिलेबस में और भी थ्योरीज बढ़ जाती। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ इनकी लास्ट थी, क्योंकि 15 नवंबर 1917 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बेटे की जो डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर में, उसकी वजह से इनको हार्ट स्ट्रोक आया था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने करी थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये जितनी भी हम यहाँ पर डर्कहाइम की थ्योरीज़ के अंदर जितने भी ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, उनको मैंने आपके लिए पहले से ही समराइज कर दिया है। ठीक है, जिससे कि कोई समस्या होना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो लोग रेगुलर क्लास देखते हैं वो एक्चुअली इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे, और नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है। आज के सेशन में और कल के सेशन में आने वाले में ये सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 बार ही इसीलिए क्योंकि एक बार थ्योरी में पढ़ेंगे और एक बार यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि जब आप किसी टॉपिक जैसे DOL आ गया, तो DOL को डिफाइन करना है तो आप यहाँ से भी आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पर किया था। ये वाली स्लाइड भी कर ली थी ऑल्ट्रुइस्टिक, ये मैंने कुछ आपको इमेजेस दिखाई थी। फेटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, एक्सेसिव रेगुलेशन वाली फेटलिस्ट होती है, और एक होती है जहाँ जिसमें लो रेगुलेशन होता है, तो एनोमिक सुसाइड होती है। तो बेसिकली 4 टाइप की सुसाइड होती है, वो जब हम सुसाइड वाली थ्योरी करेंगे तो और पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया था कंपैरेटिव रेट ऑफ एनोमिक सुसाइड वाला। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हम सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हम आगे सीखेंगे। एक साथ इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने कि भाई अगर आप वहीं पे देखते तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता। अभी आप धीरे धीरे करके समझ सकते हो कि भैया एक एनोमिक सुसाइड होती है जिसमें कोई रोक टोक नहीं होती, और बंदा जो है इतना आगे मतलब वो हो जाता है। जैसे मर्लिन मोनरे की जो डेथ हुई थी, वो सुसाइड लगती थी लोगों को, वो लो रेगुलेशन की वजह से थी। यहाँ पे मैंने आपको इंडिया में भी एग्जाम्पल दिया था सुशांत सिंह राजपूत का। ठीक है, और चूँकि अभी और कुछ मर्डर वगैरह तो प्रूव नहीं हुआ है, तो उसको हम सुसाइड ही मानेंगे तब तक। फेटलिस्ट सुसाइड जहाँ पे एक्सेसिव रेगुलेशन हो, जैसे कि मान लीजिए कोई माइनिंग एरिया है, वहाँ पे जो लेबर हैं, जैसे ये महिला जो हैं छत से कूद रही हैं। और ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के मैंने आपको मतलब कई सारे उदाहरण दिए थे, जैसे सुसाइड बॉम्बर है, जैसे आपके मैसेकड़ हो गया कहीं पर, जैसे आपकी जो सती प्रथा है वो भी ऑल्ट्रुइस्टिक में आती है, जैसे जौहर है वो भी ऑल्ट्रुइस्टिक में आता है, जैसे सेल्फ, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आत्मदाह कर लेना, अपने आप को जला लेना, ठीक है, वो भी इसी में आता है ना। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ तक आप बिलीव मानिए कि आप 27 स्लाइड मेरे साथ पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 27 स्लाइड्स आप पढ़ चुके हैं अभी तक के। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये सेल्फ इमोलेशन वाला एक फिगर था, ये ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में आता है। साइबर बुलिंग पे मैंने थोड़ी सी चर्चा करी थी, लेकिन जब हम सुसाइड पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है, कंटेम्प्ररी रिलीवेंस ऑफ एमाइल डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड, ऐसे करके कभी भी क्वेश्चन आएगा। कंटेम्प्ररी रिलीवेंस में आप ये ही डालोगे। ठीक है, ये डालोगे सुसाइड में, और एक जो ऑल्ट्रुइस्टिक जिसमें टेररिस्ट वगैरह अपने आप को मारते सुसाइड बॉम्बर होते हैं वो डालोगे। ऐसे करके आप कंटेम्प्ररी रिलीवेंस बताओगे कि चारों टाइप के जो सुसाइड है आज की डेट में वो कौन से केस में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब फ्लो, ये सब बनाने हैं अपने को, आगे चल के जब हम करेंगे तो सारे के सारे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, इसमें सारी चीज़ें समझनी है ढंग से। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ें रेड में हैं या ब्लू में आगे मिलेंगी वो मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लिख के आना है, उनको छोड़ना नहीं है। एमाइल डर्कहाइम को देखो, वैसे तो आप सभी को पता है कि अगस्त कॉम्टे उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है।
ठीक है। अगस्त कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, लेकिन इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी नहीं कहते, याद रखिएगा। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक बात। हाँ, तो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं हम इमाइल डर्कहाइम को, इसीलिए सबसे पहले मैं कार्ल मार्क्स ना पढ़ा के पहले इनको पढ़ा रहे, ठीक है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं भाई। अगस्त कॉम्टे ने सोशल साइंसेस करके एक चीज़ बताई थी, जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने बोला था कि ये साइंस की तरीके से आप पढ़ोगे, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अपनाओगे और दुनिया भर की चीज़ें पॉजिटिविज्म की उन्होंने बोली थी। खैर, इमाइल डर्कहाइम भी शुरुआत में पॉजिटिविस्ट ही थे, क्योंकि अगस्त कॉम्टे के ही ये डिसाइपल थे, लेकिन सोशियोलॉजी को एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, पहला, दुनिया का पहला प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी कौन बना? ही वॉज द इमाइल डर्कहाइम, द पर्सन वॉज इमाइल डर्कहाइम, द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन पेरिस, फ्रांस इन 1913, जब इनको वो 1902 में चेयर ऑफ एजुकेशन मिली थी। उस चेयर ऑफ एजुकेशन को इन्होंने परिवर्तित किया 1913 में, किसमें? चेयर ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में, और ये बने विश्व के पहले सोशियोलॉजी प्रोफेसर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बाकी सारी चीज़ें ये मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ और ये वो। शुरुआत में ये एज अ एग्नोस्टिक पर्सन थे, जो थोड़ा बहुत मतलब ये भगवान वगैरह में नहीं मानता है। ही ब्रोक विद हिज रिलीजियस ओरिएंटेशन, क्यों? क्योंकि एक जूइश फैमिली में पैदा हुए थे, रेबिनिकल स्कूल में पढ़े थे, जो कि जूस का रिलीजियस स्कूल होता है, क्योंकि फादर मतलब इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के भी लीनेज में सब लोग जो हैं क्या थे? जूस प्रीस्ट थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे जो है मतलब क्या हुआ, आगे चल के बढ़े और मतलब दुनिया इन्होंने देखी, तो इन्होंने अपनी रिलीजियस ओरिएंटेशन को त्याग दिया। ही ब्रोक विद हिज रिलीजियस ओरिएंटेशन, जैसे होता है ना ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप का सेकेंड पास फॉर्म है ब्रोकअप। तो ब्रोकअप, ठीक है, विद द रिलीजियस ओरिएंटेशन, और फिर जो है एग्नोस्टिक बन गए। एग्नोस्टिक का मतलब होता है बेटा, जैसे जो किसी भगवान में नहीं मानता, ठीक है, ईश्वर की प्रभुता में नहीं मानता, एग्नोस्टिक उसको कहते हैं। अब एक व्यक्ति जिसने बचपन से रिलीजन देखा हो और फिर जो है वो रिलीजियस ओरिएंटेशन से हट गया हो बिल्कुल, तो वो व्यक्ति रिलीजियस लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बता सकता है बचपन से, क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी और फिर कुछ तो उसने अपनी लाइफ में फील किया होगा, जिसकी वजह से उसने वो सारी चीज़ों को त्याग दिया, तो वो आपको एक अच्छा एनालिसिस दे सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि कई बार ना हम लोग याद नहीं रख पाते कि कौन सी थ्योरी किसकी है। तो अब आप याद रख पाओगे कि इमाइल डर्कहाइम की जो थ्योरी है, वो रिलीजियस लाइफ वाली जो थ्योरी है, वो इमाइल डर्कहाइम की है, ठीक है। दूसरा, सुसाइड के बारे में तो सभी को पता है। अब हम बात करते हैं सोशल फैक्ट्स के और इनकी जो फंक्शनलिज्म की थ्योरी है उनके बारे में। इनकी जो मॉरल अपब्रिंगिंग हुई बचपन से, ठीक है, उसी समय पर ये जो है एज अ थिंकर की जो वो होता है ना कि जैसे, क्योंकि प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो समाज को देखते थे भाई, सब लोग जो है प्रीस्टली क्लास, तो पूरे जूस के समाज में कोई भी प्रीस्टली क्लास हो किसी भी रिलीजन में, वो उस रिलीजन की सोसाइटीज़ में और सोशल जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऊपर बिठाए जाते हैं हायरार्की में। चाहे आप क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, इस्लाम में चले जाओ, हिंदुज़म में आ जाओ, जूस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो हर तरीके के व्यक्ति से भी मिलते थे। तो इनके अंदर ना पहले से ही समाज को लेकर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा। मॉरल कोड्स मानते हैं भाई, हम सभी मानते हैं कि जो हमारे मॉरल कोड्स हैं वो समाज का एक अभिन्न अंग होते हैं, तभी तो इंसान सोशलाइज कर पाता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक बताई थी, एक आपको याद हो तो मैंने आपको सोशलाइजेशन क्या होता है वो बताया था, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल अपने कल्चर को सीखता है अपने समाज के अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल अपने कल्चर को सीखता है अपने समाज के अंदर, तो ये तो पहले से ही सोशलाइज थे। अब यहाँ पर क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बचपन से ही मिलते आए थे, तो ये लोगों के इनका मानना है कि ये जो मॉरल कोड्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो मॉरल कोड्स हैं वो समाज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। भाई जैसा आपका मॉरलिटी होगी, आप किसी एक व्यक्ति को देखकर बता सकते हो कि ये किस तरीके के समाज से बिलोंग करता होगा। मानते हैं कि भाई अगर कोई हरियाणा से है, अपने इंडिया में बात करते हैं, हरियाणा एकदम इंटीरियर में है और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, तो आप
बता सकते हैं कि जिस समाज से ये व्यक्ति आता है ऑर्थोडॉक्स समाज होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि कंजर्वेटिव। तो इनका मानना था कि किसी व्यक्ति के मॉरलिटी और मॉरल कोड्स को देखकर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि पूरा समाज कैसा होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यक्ति का बिहेवियर और उसके बिहेवियर का पैटर्न क्या है, व्यक्ति के बिहेवियर का पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको आपको डिटरमाइन करना होगा। तो आप उसके पूरे समाज को जो है बता देंगे कि हाँ भाई ये लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते होंगे। अब जैसे कि आप 14 फरवरी, ठीक है, आशिकों का जो त्यौहार होता है। अब आशिकों के त्यौहार वाले दिन ना एक दल निकलता है जो बिल्कुल उसके खिलाफ है। आशिकों के त्यौहार वाले दिन एक पूरी की पूरी सेना निकलती है जो उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो जहाँ भी आशिक मिले उन्हीं को जो है टारगेट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ऑब्वियसली आप उनके बिहेवियर, ये उनका बिहेवियर पैटर्न है ना, उनके बिहेवियर पैटर्न को देखकर आप बता सकते हो कि उनकी सोसाइटी कैसी होगी। उनकी सोसाइटी में लव और ये जितनी भी मतलब चीज़ें हैं वो उसको हेट ही करते होंगे या उसको एज अ लाइफ का पार्ट नहीं मानते होंगे। तो कमिंग फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली, डर्कहाइम का ये जो आइडिया था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। अब डर्कहाइम ने जो आइडिया डेवलप किया, क्यों ये अपने रिलीजियस ओरिएंटेशन को इन्होंने छोड़ा, उसका कारण ये है कि बचपन से ये देखते आए थे रिलीजियस चीज़ों को। और एक व्यक्ति जो थोड़ा सा भी अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करे, क्योंकि समाज उस टाइम काफ़ी इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा था, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुए थे उस समय पर। तो उस समय उन्होंने देखा कि भाई रिलीजन जो है ना वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए, वो सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये बात इन्होंने अपनी लाइफ की जो सबसे आखिरी थ्योरी है, जहाँ बात करी है इन्होंने, बुक का नाम ही ऐसा दिया है कि एक व्यक्ति की रिलीजियस लाइफ की क्या बेसिक फॉर्म होनी चाहिए। एलिमेंट्री फॉर्म्स का क्या मतलब है, एकदम बेसिक टाइनी स्टेप्स, छोटे बच्चे की तरह एलिमेंट्री फॉर्म्स, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन नर्सरी, ठीक है, केजी, यूकेजी, एलकेजी, यही होती है ना 5वीं क्लास तक। वैसे ही एलिमेंट्री फॉर्म यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ क्या होनी चाहिए, दैट ही वॉज फाइनली एबल टू फुलफिल दिस विश, कि जो बचपन से उनकी विश थी कि रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग सेक्युलर होनी चाहिए, वो चीज़ इन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में, आखिरी काम में समझाई है। तो समाज डर्कहाइम के लिए क्या था, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। समाज डर्कहाइम के लिए क्या है, समाज डर्कहाइम के लिए क्या है, जहाँ पर एक जगह ये जब कह ही देते हैं कि एक व्यक्ति को जब आप उसके बिहेवियर पैटर्न को समझ लेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जिस समाज से बिलोंग करता है वो समाज कैसा होगा। यानी कि सोसाइटी वाज फॉर डर्कहाइम एज ए सोशल फैक्ट, कि ये एक फैक्ट है, बस बिहेवियर पैटर्न को समझो और आप 80% समाज के बारे में बता सकते हो। कि मॉरल कम्युनिटी जो है ओवर एंड एबव इंडिविजुअल होती है, कि एक इंडिविजुअल के जो मॉरल कोड्स हैं, ठीक है, वो मॉरल कोड्स उसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में आपको कच्चा चिट्ठा दे देंगे। इट्स लाइक कि वो मम्मियाँ नहीं देखी हैं आपने कि जब चावल बने हैं कि नहीं बने हैं, तो वो एक मतलब कुकर वाले चावल नहीं जो खोल के पतीली में बनाते हैं, कि एक चावल को उठा के देखेंगे, उसको थोड़ा दबाएंगे हाथ से, वो अगर पक चुका है तो वो एकदम ऐसे पेस्ट बन जाएगा, मतलब दब जाएगा इजीली, और वो बता देंगे यहाँ चावल पूरे बन गए। इडली वाले चाकू एक इडली में मारेंगे, निकालेंगे कि यहाँ चिपकी नहीं है, तो वो बता देंगे कि यहाँ सारी इडली बन गई हैं। वैसे ही एक इंडिविजुअल को देखो और उस इंडिविजुअल के जो मॉरल कोड्स हैं उसकी पूरी कम्युनिटी का कच्चा छट्टा आपको खोल के दे देंगे। और यही चीज़ डर्कहाइम ने बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ मुझे कि मैम जिस टाइम डर्कहाइम ये चीज़ बोल रहे थे ना, उस टाइम आप डर्कहाइम की इस बात से राज़ी हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे समाज जो था ना, वहाँ लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, ठीक है। जैसे कि आप रूरल इंडिया में भी देख सकते हैं, गाँव में जाके या कहीं पर भी किसी भी कंट्री के रूरल सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप बता सकते हो कि एक व्यक्ति जैसा है वैसा ही पूरा समाज होगा। लेकिन आज की डेट में क्या ये चीज़ फॉलो होती है? एक हद तक जो आपका एकदम एक्सट्रीम अर्बन एरिया है, जो मेट्रो सिटीज़ है ना, वहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग में मान लीजिए 20 मंजिल हैं, एक मंजिल पे 4 घर बने हुए हैं,
ठीक है, 20 मंजिल पे कितने हो गए, 80 घर हो गए। 80 घर में 80 घर अपने आप में 80 फैमिलीज जो हैं अपने आप में डिफरेंट हो सकती हैं 80 टाइप से। आज की डेट में किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले घर में अगर मर्डर भी हो जाए तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कई दिन तक, जब तक पुलिस केस नहीं होगा या पुलिस नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि द टाइज, ये समाज के बारे में जो कच्चा चिट्ठा खोल के देने वाली बात है, ये उस टाइम जिस टाइम डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी दी थी बिल्कुल 200% फिट बैठती थी, बिकॉज द टाइज दैट बाउंड पीपल इन ग्रुप वर क्रूशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। इनका मानना था कि समाज के एग्जिस्टेंस के लिए लोगों का अपने आप आपस में जो जुड़ा हुआ होना है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए आज जो है आप शहरों में जो फैमिलीज होती हैं उनको आप समाज कहते हो, वो बस नाम की सोसाइटी हैं, वो बिल्डिंग के ढांचे को सोसाइटी बोल देते हैं, लेकिन वो सोसाइटी असलियत में सोसाइटी है क्या? समाज तो भाई वो है ना जहां आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के डेली लाइफ के चीज़ों से इंटरेक्ट करें, ये सारी चीज़ें जो सोशल सॉलिडेरिटी होती है यानी कि कलेक्टिविटी जो होती है वो समाज बनाती है। तो सोशल सॉलिडेरिटी लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है कि नहीं करती है, टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए एक अर्बन सिटी की फैमिली है और एक रूरल सिटी की फैमिली है। रूरल सिटी कैसे हो गया, रूरल फैमिली है, ठीक है। यहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और यहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अगर यहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना तो अड़ोस पड़ोस के 4 लोग बचाने चले आएंगे भाई साहब, या फिर कोई भी ऐसे लड़ाई हो रही है, ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी दंगा फसाद हो रहा है, सब लोग बचाने चले आएंगे। या फिर अगर आपस में 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 फैमिली लड़ रही है, पूरा गांव 2 गुटों में बढ़ जाएगा भाई साहब। अगर 2 फैमिलीज की लड़ाई है पूरा गांव 2 गुटों में बढ़ जाएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी हो जाएगा। यहां डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे सुसाइड हो, चाहे मर्डर हो, भाई साहब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे साइड वाले घर में से डोमेस्टिक वायलेंस की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब लोग नहीं जाते हैं भाई, लोग नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लोग नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि समाज की जो मॉरल कोड्स हैं, समाज की जो सोशल सॉलिडेरिटी है, ठीक है, जो एकत्व का भाव है, वो एकत्व का भाव जिस समाज में जितना ज़्यादा होगा उस समाज के हर व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति को लगेगा, महसूस होगा कि नहीं यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरे समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। इट्स लाइक इन द फैमिली में भी वही होता है। फैमिली से ही, बहुत सारी फैमिली से ही, लाइक माइंडेड फैमिली से ही सोसाइटी बनती है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप घर में 7-8 जने हैं, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो कि घर में कोई नहीं उस चीज़ के लिए एग्री है, तो क्या आप करने से पहले ना 10 बार सोचोगे, करने से पहले 10 बार सोचोगे। ये होता था बेटा जॉइंट फैमिलीज़ में, है ना, जहाँ पे एक व्यक्ति को प्रेशर फील होता था कि आपके ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे ग्रुप है, चाहे सोसाइटी है, कहीं पर भी फिट कर सकते हो, और आपसे आपके ग्रुप की एक्सपेक्टेशन क्या है। वो कहते थे ना हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। दिस कंस्ट्रेंड द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, और यही नॉर्म्स और यही एक्सपेक्टेशन की वजह से एक व्यक्ति का बिहेवियर जो है क्या करता है, शेप अप होता है। एक व्यक्ति का बिहेवियर शेप अप होता है। दिस कंस्ट्रेंड द इंडिविजुअल्स बिहेवियरल पैटर्न, और यहाँ पर व्यक्ति के अंदर वेरिएशन नहीं होते, वेरिएशन कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से चलते हो। तो जो वेरिएशन है वो बहुत ही स्मॉल रेंज के होंगे। बिहेवियर का जो पैटर्न है उसकी जो रेंज है, रेंज जो है उस बिहेवियर के पैटर्न की रेंज, उसमें वेरिएशन कम होंगे, ठीक है। ये अर्बन में होगा तो रूरल में बस कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे रेंज जो है ये एल्टीट्यूड देखो यहाँ ज़्यादा है, साइन वेव की तरह है ये, वैसे तो साइन वेव ऐसी होती है भाई, ठीक है। तो और कोसाइन वेव है बेसिकली, ये साइन वेव यहाँ से होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज कम होगी।
अब ये चीज़ समझ गए सोशल फैक्ट से इनका क्या मतलब है कि एक इंसान को देखकर आप पूरे समाज के बारे में पता लगा सकते हो। वो समाज के नॉर्म्स, वो समाज की एक्सपेक्टेशन इंसान के क्यों लगा सकते हो? क्योंकि समाज के अंदर सोशल सॉलिडेरिटी होती है। सोशल सॉलिडेरिटी की वजह से जो व्यक्ति है वो समाज के नॉर्म्स, समाज की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की और उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करता है, और इसी वजह से व्यक्ति का एक सेट बिहेवियर पैटर्न होता है जो उसके समाज के अनुकूल होता है। और इसलिए जो रेंज है व्यक्ति के बिहेवियर के वेरिएशन की, वो यहाँ पर कम होती है। लेकिन आज के डेट में अगर आप अर्बन फैमिलीज की बात करो तो आपको वेरिएशन कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा? बताइए, आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। हर परिवार, हर व्यक्ति अलग तरीके का होगा। ठीक है, तो बिहेवियर कुड नाउ बी प्रिडिक्टेड एज इट फॉलोड अ पैटर्न। डर्कहाइम की थ्योरी कहती है सोशल फैक्ट और ये सोशल एक्शन कि व्यक्ति की जो चॉइस है सोशल एक्शन की, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सोशल एक्शन की जो चॉइस है वो एक पैटर्न को फॉलो करेगी और वो पैटर्न उसके समाज निर्धारित करेगा। सो बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर पैटर्न्स, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल 200% पॉसिबिलिटी है। मतलब 200 पॉसिबल कैसे हो गया? 95% पॉसिबिलिटी है कि आप एक व्यक्ति के बिहेवियर को देख के समाज के नॉर्म्स बता सकें, कोड बता सकें, अच्छी सोसाइटी है, बुरी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एकत्व की भावना है कि नहीं, सोशल सॉलिडेरिटी है कि नहीं, और समाज के नॉर्म्स, कोड और सोशल सॉलिडेरिटी को देखकर आप व्यक्ति के बिहेवियर को भी बता सकते हैं कि इस समाज में कैसे लोग रहते होंगे। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ें आपको समझ में आई? इनका मतलब क्या है? 10 एग्जिस्टेंस ऑफ अदरवाइज इनविजिबल थिंग्स, जैसे कि आइडियाज़ हैं, इनविजिबल थिंग्स, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉर्म्स, भाई नॉर्म्स आपके आइडियाज़, आपके समाज का आइडिया, समाज का नॉर्म्स आप देख नहीं सकते हो। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, आप देख के नहीं बता सकते हो कि वो पैट्रियार्की को बिलोंग करता होगा, मैट्रियार्की को बिलोंग करता होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करता होगा या लिबरल होगा, ठीक है, या फिर कंजर्वेटिव होगा। ये आप देख के नहीं बता सकते। तो ये आप उनके आइडियाज से, समाज के नॉर्म्स क्या हैं, कानून क्या हैं, उनकी व्यक्तियों की वैल्यूज़ क्या हैं, मोरल कोड्स क्या हैं, उन्हीं से बता सकते हो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, ये सब आप कैसे पता करोगे? तो पूरे के पूरे समाज को तो आप नहीं बिठाओगे अपनी स्टडी में, अपनी थ्योरी, मतलब कोई रिसर्च कर रहे हो तो पूरे के पूरे समाज को तो उठा के रिसर्च नहीं करोगे। हमने भाई रिसर्च के तरीके पढ़े हैं, हमने रिसर्च के तरीकों में पढ़ा है कि हम जो है क्या करते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि मान लीजिए समाज में 1000 लोग हैं, तो 1000 में से हम क्या करेंगे, हम उनमें से 10 के ऊपर रिसर्च कर लेंगे अपनी, और 10 के ऊपर रिसर्च करके क्या करेंगे, हम पूरे 1000 लोगों को ऊपर उस रिसर्च को जनरलाइज कर देंगे। तो वो 10 का क्या करेंगे हम, वो 10 का हम बिहेवियर, सोशल बिहेवियर चेक करेंगे। तो बाई स्टडिंग द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, किस तरीके से करोगे? सैम्पलिंग से कर सकते हो, क्वेश्चनेयर से कर सकते हो, इंटरव्यू से कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। बहुत सारी, जितनी भी आपकी यूनिट 3 है, उस यूनिट 3 का आप इस्तेमाल करेंगे क्या करने में, स्टडी करने में। स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल एज दे रिलेटेड टू ईच अदर इन दी सोसाइटी, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो 10 लोगों के ऊपर स्टडी करके 1000 लोगों के ऊपर आप उसे फिट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये पहली स्लाइड का एक्सप्लेनेशन है अभी तक का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत लंबी जर्नी है अभी अपनी। तो डर्कहाइम ये कहते हैं कि सोशल वॉज टू बी फाउंड इन द कोड ऑफ कंडक्ट। सोशल, ठीक है, सामाजिक होना कैसे पता चलेगा, आपके कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हैं, ठीक है, जो आपने अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाए हैं, बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। अच्छा, ये कोड ऑफ कंडक्ट कोई एक व्यक्ति निर्धारित कर लेता है क्या? फैमिली में तो हो सकता है ना कि फैमिली में जो हेड ऑफ फैमिली है वो कर ले, हेड ऑफ फैमिली डिसाइड कर ले कि फैमिली कैसे करेगी, क्या करेगी, फैमिली में बच्चे क्या करेंगे, बहू बेटे क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं, और अगर हेड ऑफ फैमिली महिला है तो बाकी सब क्या करेंगे। लेकिन समाज में, फैमिली के अंदर तो हेड ऑफ फैमिली डिसाइड कर लेगा ये कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन समाज में तो कोई एक व्यक्ति पूरे समाज के लिए निर्धारण नहीं कर सकता है। तो यहाँ कलेक्टिव एग्रीमेंट होगा। जैसे कि पंचायत, पंच लोग होते हैं ना, पंच लोग हो गए, ठीक है, सरपंच हो गए, पंचायत हो गई, वहाँ पे कलेक्टिवली एग्री किया जाएगा कि भैया हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें कहाँ आप देख सकते हैं, लोगों की एवरीडे लाइफ में लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ एवरीडे लाइफ आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि, है ना, जैसे कि
अब अगर मान लीजिए गांव से एक व्यक्ति आया, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पहले टाइम में सब जगह अप्लाई होती थी, आज के टाइम में सोशल सॉलिडारिटी आपको जो है अर्बन एरियाज़ में तो कम ही मिलेगी, रूरल में ज़्यादा मिलेगी। तो गांव से एक व्यक्ति आया और वो कह रहा है कि ये नदी है ना, सॉरी ये समंदर है। ये बात है कब की, जब आज़ादी की पहली क्रांति 1857 वाली होनी थी, तो उसके एक कारणों में ये कारण भी था। तो ये समंदर है ना, तो समंदर में ये कह रहा है, ये सिपाही है और ये कह रहा है कि मैं समंदर क्रॉस नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भाई यही था ना, हाँ भाई यही था ना एक रीज़न कि समंदर क्रॉस नहीं करना है क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, है ना। तो 1857 की क्रांतियों में ये भी एक कारण था, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। तो आप क्या समझ सकते हैं कि जिस समाज से ये आता होगा व्यक्ति, ठीक है, ये सिपाही जिस समाज से आता होगा, उस समाज का, पूरे समाज का ये मानना होगा कि क्रॉसिंग द ओशियन ये उसके रिलीजन को हार्म कर सकता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये क्या है, ये एवरीडे लाइफ की प्रैक्टिसेस में से एक है। और इससे आप समझ सकते हो कि उसके समाज ने कलेक्टिव एग्रीमेंट किया होगा। कलेक्टिव एग्रीमेंट यानी कि सदियों से हो सकता है ये परंपरा चली आ रही हो, क्रॉसिंग दी ओशियन हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं डेली ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो। तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है, किसी भी समाज को साइंटिफिकली समझना, दैट डर्कहाइम सॉट टू डेवलप वाज बेस्ड ऑन दी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मॉरल फैक्ट। तो सारी चीज़ें लौट के फिर एक जगह आ जाती हैं, क्या? मॉरल फैक्ट्स क्या है। एक व्यक्ति के मॉरल फैक्ट्स से आप पूरे समाज के सोशल फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं। और सोशल फैक्ट से सोशल फैक्ट को स्टडी करके आप सोशल एक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि समाज में समाज कैसे एक्ट कर रहा है, तो वो सोशल एक्शन को भी समझ सकते हो। तो डर्कहाइम ने इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो, तो ये जो रेड लाइन में लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। डर्कहाइम कहते हैं कि मॉरल फैक्ट्स क्या है। मॉरल फैक्ट्स वो फिनोमेना, ये किस में लिख के, अच्छा पहले एक चीज़ और सुन लो कि ये सारी कहानी कहाँ लिख के आनी है। ये सारी कहानी लिख के आनी है, एक टॉपिक है जिसका नाम है सोशल फैक्ट एंड सोशल एक्शंस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि जीवन में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन वॉट वे डिड, 2018 में क्वेश्चन आया है, इन वॉट वे डिड डर्कहाइम परसीव रिलीजन एज अ फंक्शन टू सोसाइटी। तो ये रिलीजन एज अ फंक्शन टू सोसाइटी रिलीजियस थ्योरी वाले में हम पढ़ेंगे, ठीक है, रिलीजियस थ्योरी वाले पढ़ेंगे। डज साइंटिफिक मेथड मेक सोशियोलॉजी अ साइंस। साइंटिफिक मेथड जो है ये यूनिट 2 का इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। सोशियोलॉजी एज साइंस का साइंटिफिक मेथड जो है, सोशियोलॉजी एक साइंस को पढ़ाते हैं। डर्कहाइम का मेथड क्या है, इसमें अपने आंसर को समझाने के लिए डर्कहाइम के मेथड का यूज़ करो डर्कहाइम के मेथड को। मैंने आपको यूनिट 2 में पढ़ाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। डर्कहाइम का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है सुसाइड पे क्या कहते हैं बेसिकली, 2018 में 20 नंबर का आया है। कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी में हाई सुसाइड रेट को एनालाइज आप कैसे करेंगे, तो वही सवाल कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी में। तो एक साइबर बुलिंग है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। टेररिज्म वाला भी करेंगे यहाँ पे, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड वाला। सोशियोलॉजिकल मेथड अडॉप्टेड बाय एमाइल डर्कहाइम इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पे इनके व्यूज़ को एलेबोरेट करना है, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है 2015 में, ठीक है। आगे चलेंगे, डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ एनोमी को समझेंगे, एनोमी, ठीक है। इसके बाद ये एक सवाल आया 2012 में, मित्रों ध्यान से देखिए, सोशल फैक्ट्स इज टू बी ट्रीटेड एज थिंग्स। सोशल फैक्ट्स को हमें थिंग्स की तरह, वस्तुओं की तरह ट्रीट करना चाहिए, एक एक आइटम की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसको डिस्कस करो, 20 नंबर में पूछा है 2012 में। तो उसी सोशल फैक्ट को क्यों ट्रीट कर रहे हैं डर्कहाइम, कह रहे हैं थिंग्स की तरह, क्योंकि इनका ये एक बहुत फेमस कोट है, सोशल फैक्ट्स इज टू बी ट्रीटेड एज थिंग्स। वो कोट को ही यहाँ पे लिख के आपसे बोल दिया डिस्कस करना है। तो उसको हमें जो है कैसे समझना है, जब हम समझ पाएंगे कि सोशल एक्शन क्या है, ठीक है। जब हम समझ पाएंगे कि सोशल एक्शन क्या है तभी हम उस चीज़ को आगे पढ़ पाएंगे। समझे कि नहीं समझे। अगर इस सवाल को देखें तो एक सवाल ये आया हुआ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी।
इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना वो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे। एक सवाल आया है, नॉट ऑल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर नेसेसरली सोशल फैक्ट्स। तो दो लाइन है कि सोशल फैक्ट्स इज टू बी ट्रीटेड एज थिंग्स, कि सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह ट्रीट करो। यहां से भी सवाल बन सकता है जो कि बना है, और कि जितना भी ह्यूमन बिहेवियर है, जरूरी नहीं है कि हर तरीके के ह्यूमन बिहेवियर को भी आप सोशल फैक्ट की तरह काउंट करो। जैसे कि एक व्यक्ति अगर गिलास लेके पानी पी रहा है, अब उसमें क्या सोशल फैक्ट है। एक व्यक्ति यदि गिलास लेके पानी पी रहा है, ह्यूमन बिहेवियर है। कोई खड़ा होके पीता है, कोई बैठ के ही पीता है हमेशा, ठीक है। कोई गर्म दूध पीता है, कोई ठंडा दूध पीता है। इसमें सोशल फैक्ट क्या है। तो सोशल फैक्ट कौन से फैक्ट होते हैं, जहां आप मॉरल कोड्स देखो, मॉरल कोड्स वो सोशल फैक्ट्स होते हैं। उन चीजों को आप सोशल फैक्ट, नॉट ऑल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर नेसेसरली सोशल फैक्ट। ह्यूमन बिहेवियर के सारे फैक्ट्स सोशल फैक्ट नहीं होते। आप सोते टाइम किस साइड करवट करके सोते हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई सोशल फैक्ट नहीं है ये, ठीक है। आप 7 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं। तो यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ठीक है सब। तो चलते हैं वापस। तो ये चीज़ों पे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको हमको क्या करना है, इनको सीरियस लेने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे डर्कहाइम खुद कह रहे हैं, डर्कहाइम अंकल बोलते हैं कि मॉरल फैक्ट्स आर फिनोमेना। मॉरल, अभी तक हमने यही सोचा है, यही पढ़ा है ना, मॉरल फैक्ट्स से सोशल फैक्ट्स, सोशल फैक्ट्स से सोशल एक्शन, आप समझ सकते हैं। तो मॉरल फैक्ट्स क्या हैं, एक सिद्धांत है बाकी दूसरे सिद्धांतों की तरह, जहां पे मॉरल फैक्ट्स के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रूल ऑफ एक्शन। एक्शन यानी कि कर्म करने के लिए कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। कौन रिकॉग्नाइज करेगा इन रूल्स को, रिकॉग्नाइज बाय सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन रूल्स की, इन रूल ऑफ एक्शंस की, इन रूल ऑफ एक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। जैसे कि जॉइंट फैमिली में ही रहना, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं जाना। हो सकता है ये समाज का कोई एक इम्पॉर्टेंट क्या हो, रूल ऑफ एक्शन हो। क्यों, क्योंकि हमारे समाज में अगर मान लीजिए गांव वाले में, भाई गांव में तो आपने नहीं देखा होगा ना कि शादी होते ही बेटा बहू अलग घर में रहने लगे और माँ बाप अलग घर में रहते हैं। ऐसे तो गांव में आपने नहीं देखा होगा, रूरल सेटिंग्स में आपने नहीं देखा होगा। तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और अगर वहाँ पे भी ये चीज़ होने लगी कि शादी करके आप अलग घर में रहते हो, तो उनके समाज का एक इम्पोर्टेंट मॉरल फैक्ट जो है टूट जाएगा, है ना। उनके समाज का एक इम्पॉर्टेंट मॉरल फैक्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जॉइंट फैमिली में ही रहना है, वो टूट जाएगा। तो इट मस्ट देन बी पॉसिबल टू ऑब्जर्व। मॉरल फैक्ट वो फिनोमिना है जहां पे रूल ऑफ एक्शन होते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, कुछ विशेषताओं के थ्रू। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब ही पॉसिबल है टू ऑब्जर्व देम, जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे। भाई समझोगे कैसे, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, जब डिस्क्राइब करोगे, जब क्लासीफाई करोगे, ठीक है, कि हमारे समाज में ये करना है, ये नहीं करना है, बहू को पर्दे में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है, बहू को साड़ी ही पहननी है या सूट भी पहन सकती है। अच्छा चलो कहीं बर्थडे है, कहीं घूमने जा रहे हो तो आप जीन्स वगैरह वेस्टर्न कपड़े में। तो ये क्या है, ये अलग अलग परिवारों की, अलग अलग समाज की अपनी अपनी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। जब तक आप डिस्क्राइब नहीं करोगे, क्लासीफाई नहीं करोगे, ऑब्जर्व करके समझ सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो आप अपने ही यहाँ पे अपनी अगली जनरेशन को समझाने के लिए और उनको फॉलो करवाने के लिए क्लासीफाई कर सकते हो। एंड लुक फॉर सर्टेन लॉज एक्सप्लेनिंग देम, ठीक है, कुछ लॉज भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। तो मॉरल कोड्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ सोशल कंडीशंस के साथ। मैनिफेस्ट यानी कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जी वैसे तो हमारे मतलब अब वही वाली बात है ना, कि शादी के रिश्ते की बात चल रही थी, है ना, और ये चिंटू भैया थे, इनका नाम है चिंटू भैया, चिंटू जी। अब ये चिंटू जी के रिश्ते की बात चल रही थी और चिंटू जी के रिश्ते की बात चल रही थी चिंकी जी से, समझिएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। चिंकी जी से बात चल रही थी। चिंकी जी के परिवार वालों ने पूछा तो सब चीज़ ठीक है भाई, चिंटू जी बढ़िया नौकरी करते हैं, चिंकी जी भी कर लेती हैं।
तो चिंकी जी के परिवार वालों ने बोला कि भाई लड़की तो हमारी जॉब करेगी। तो चिंटू जी के परिवार वाले बोले कि एक काम करो, देखिए भाई साहब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जॉब वॉब करने में, लेकिन जॉब लड़की, ठीक है, क्या करेगी, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम ले लिया, है ना, उदयपुर ले लिया, उदयपुर, हम लोग उदयपुर में रहते हैं तो उदयपुर में ही करेगी, उदयपुर के बाहर नहीं जाएगी। मतलब क्या है कि देखिए हम जो है कंजर्वेटिव फैमिली नहीं है, हम बहुत ही मॉडर्न फैमिली है, हम नौकरी पे रोक टोक नहीं करते, समझिएगा, नौकरी पे हम रोक टोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये चिंकी जी हैं ये उदयपुर में ही रह के नौकरी करेंगी। तो क्या है कि आप एक हिसाब से अपनी जो सोशल कंडीशन है कंजर्वेटिव वाली, उसको थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बदल रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हो। जबकि मॉडर्न का मतलब क्या है कि भाई कहीं पर भी कुछ भी करो, जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ करोगे, करना नहीं करना वो इनका डिसीजन है कि फैमिली के साथ रह के करना है, फैमिली को लेके जाना है या फिर फैमिली की वजह से छोड़ देना है, वो चिंकी जी का डिसीजन है। लेकिन भाई साहब हम बहुत मॉडर्न है, हमें जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेगी लड़की उदयपुर में। तो ये क्या है, अपने यहाँ की सोशल कंडीशंस को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करना। आज की डेट में 80% ऑफ इंडिया यही कर रहा है, या 80% ऑफ आवर सोसाइटी यही कर रही है कि अपने हिसाब से मॉडर्न हो रहे हैं। किसी का मॉडर्न होने का पेस, स्पीड, ठीक है, ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मॉडर्न दिखते हैं आपको, किसी के परिवार के मॉडर्न होने की पेस, गति, स्पीड कम है तो वो आपको कम मॉडर्न दिखते हैं। लेकिन हर कोई अपने हिसाब से मॉडर्न हो रहा है, ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को मॉडर्न कहता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी सोशल कंडीशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की मॉरलिटी है या समाज की जो मॉरलिटी है, हो सकता है कि एक समाज की मॉरलिटी दूसरे समाज की मॉरलिटी के लिए इनएप्रोप्रिएट हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक समाज की मॉरलिटी ये है कि हमारे यहाँ पे बहू और बेटी दोनों ही वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं, घर में, घर के बाहर, कहीं पर भी, कैसे भी, ठीक है, एक्सेप्ट दी फंक्शन, फैमिली फंक्शंस और ये सब पूजा पाठ वाले दिन, दिवाली, होली, ये सब, ठीक है। तो हमारी बेटियां और बहुएं जो हैं दोनों ही वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं। दूसरी समाज की मॉरलिटी ये है कि देखो जी, जब तक हमारे यहाँ लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो अपने घर पे कुछ भी पहने, शादी हो गई है तो अब जो है, जो हमारी बहू हैं वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनेंगी। तो एक ही घर में बेटियां जो है, एक ही घर में, एक ही समाज में लड़कियां जो अनमैरिड हैं, फीमेल्स दोज हु आर अनमैरिड, वो वेस्टर्न कपड़े पहन सकती हैं। वेस्टर्न कपड़े में भी सिर्फ हम जीन्स टॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुएं नहीं पहन सकती हैं। तो एक ही समाज की मॉरलिटी एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, दूसरी के लिए अलग हो सकती है, पहली बात। दूसरा, यहाँ जो बताया गया है कि ये भी हो सकता है कि एक समाज की मॉरलिटी दूसरे समाज की मॉरलिटी से बिल्कुल अलग हो। एक के लिए जो चीज़ एप्रोप्रिएट है ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए हो, दूसरे के लिए वो चीज़ इनएप्रोप्रिएट हो सकती है, ठीक है। लाइक मैं अब आपको खुद ही बताऊँ, मैं यहाँ पे अपने आराम से घर में जो है टी शर्ट लोअर पहन के बैठे हूँ, दो आप कह सकते हैं कि ये ससुराल है, ठीक है। मैं अपने ही घर में जाऊं तो मेरी ही मम्मी मेरे को कहती हैं कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हें जो है मतलब सूट वूट पहन के आया करो, साड़ी नहीं पहनते हो तो कम से कम, हम इतना नहीं कह रहे कि तुम हर टाइम साड़ी पहन के रहो, लेकिन कम से कम सूट वूट पहन के, मतलब अपने ही घर पे, ठीक है, जहाँ मैंने कभी सूट नहीं पहने शादी से पहले। तो मॉरलिटी है, क्यों? क्योंकि उनके समाज की मॉरलिटी है कि नहीं भाई, मतलब लड़कियाँ जो हैं शादी के बाद थोड़ा सा पहन ओढ़ के ही अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ये सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल की सबसे बेहतरीन बात यह है कि एक एक लाइन जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये अपने आप जीवन में आसपास देख सकते हो। और यही बात, इसी बात को जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। इसी बात को अगर आप समझ लें, ठीक है, तो सोशियोलॉजी इसीलिए सबसे ईजीएस्ट ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ आप जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है सब अपने आसपास देख रहे हो। तो डर्कहाइम के हिसाब से जो भी सोशल कंडीशन समाज में होती हैं, प्रिवेलिंग का मतलब होता है कि समाज में जो आपके हो रहा है, जिस चीज़ की मान्यता है, तो जो भी सोशल कंडीशन आपके समाज में है ना, उनको आप मॉरल कोड्स में डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस हद तक करना है, किस हद तक नहीं करना, घर में बेटी को क्या करना है, बहू को क्या करना है, बेटे को क्या करना है, दामाद को क्या करना है, ठीक है। वैसे जो है, अब आप देखो, अब आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। आपका बेटा है,
है ना, मान लीजिए आपके साथ हो सकता है, आप में से कईयों के साथ ये हुआ हो जिनके जीजाजी भी हों। आप सोफे पे बैठे हो, है ना, सोफे के सामने जो टीवी लगी हुई है, सेंटर टेबल है, इधर जो है आप सोफे पे मस्त आराम से बैठे हुए, मजाल है। हो सकता है कि आपके घर में ऐसा रूल कायदा कानून हो कि आप यहाँ पे अगर खाना खाते हो, अगर कोई तो आप यहाँ पैर रख के टीवी नहीं देख सकते भाई साहब, ठीक है, आपको डांट पड़ जाएगी। वहीं आ जाए आपके जीजाजी, भले ही जीजाजी वहाँ पे रख के खाना खाने वाले हो, वहीं आप जीजाजी को खाना खिलाने वाले हो, लेकिन जीजाजी अगर यहाँ पे बैठे सोफे पे और यहाँ पे पैर रख के टीवी देख रहे हैं, तो मजाल है घर में कोई कुछ बोल जाए। क्यों? क्योंकि वो दामाद हैं, खाना खाएंगे उस टाइम पे टेबल साफ़ कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप मॉरल कोड से, हो सकता है मॉरल कोड सबके लिए अलग अलग भी होते हो, तो दिस मेड सोशियोलॉजी अकिन टू द नेचुरल साइंसेस। एक आपका सवाल आया था कि सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से समझ सकते हैं, डर्कहाइम के हिसाब से समझाइए। तो डर्कहाइम के हिसाब से यही है कि डर्कहाइम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से आपसे कि भाई जैसे साइंस में क्या होता है कि एक फॉर्मूला आपने सीख लिया, एक फॉर्मूला पढ़ लिया, उस फॉर्मूले के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हल कर सकते हो, है ना, सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। लाइकवाइज समाज का फॉर्मूला क्या है? समाज का फॉर्मूला है समाज के मॉरल कोड्स, या फिर जिनको हम मॉरल फैक्ट्स कह रहे हैं, ठीक है, जिनको हम मॉरल फैक्ट्स कह रहे हैं। और उन मॉरल फैक्ट्स से आप क्या कर सकते हो, समाज के जितने भी सोशल एक्शंस हैं ना, उनको एनालाइज कर सकते हो। अब भाई समाज में क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे समाज के ऊपर जिसको आप सॉल्व करोगे, समाज के सोशल एक्शंस को आप समझ सकते हो। तो इस हिसाब से सोशियोलॉजी क्या हो गई? इस हिसाब से सोशियोलॉजी तो साइंस के पैटर्न्स को फॉलो कर रही है कि एक सेट पैटर्न समझ लो, बिहेवियरल पैटर्न समझ लो, वो तुम्हारा बिहेवियरल पैटर्न क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, और उस बिहेवियरल पैटर्न से आप पूरे समाज के एक्शंस को समझ सकते हैं, सोशल फैक्ट्स को समझ सकते हैं, मॉरल फैक्ट्स को समझ सकते हैं, समाज कैसे एक्ट कर रहा है इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सोशियोलॉजी एज अ रिगरस साइंटिफिक डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। दिस मेड सोशियोलॉजी एकिन, ये दो लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकिन टू दी मतलब इवन तीनों, क्योंकि डर्कहाइम के बारे में बताना है तो लास्ट में डर्कहाइम का नाम तो जरूर लेके आना पड़ेगा। अंकल का नाम नहीं रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अंकल क्या मतलब, ये तो मेरे दादाजी से भी बड़े थे, मतलब मेरे दादाजी का जब जन्म भी नहीं हुआ होगा तब ये मर चुके थे। तो नेचुरल साइंसेज एंड वॉज कीपिंग विद हिज लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। समझे कि नहीं समझे? एक सवाल को मैंने 2 पेज मतलब इसमें स्लाइड्स में 150 से ज़्यादा ही होंगे ये लेटर्स, देख लीजिएगा, इसमें मैंने समझा दिया है। एक सवाल आपका यहाँ ख़त्म होता है। दूसरा सवाल आ जाता है कि भैया डर्कहाइम का विज़न क्या था सोशियोलॉजी का? डर्कहाइम क्या मतलब, डर्कहाइम को आप कह रहे हैं कि दुनिया के पहले प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी में, तो जिस टाइम ये पहले प्रोफेसर बने, जब इन्होंने चेयर ऑफ एजुकेशन को चेंज किया, जो इनको 1902 में मिली थी, 1913 में जिसको चेंज करके चेयर ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी बनाया, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या देखा होगा, क्या सोचा होगा समाजशास्त्र के बारे में, किस तरीके से देखते थे? तो डर्कहाइम का जो विज़न ऑफ सोशियोलॉजी है, मुद्दे की बात करते हैं, बाकी जो फिलर्स हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह, वो सब आप यहाँ से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर द सोशल फैक्ट्स, मैंने अलग से भी, सोशल फैक्ट्स आर लाइक थिंग्स, ठीक है, यही पूछा गया था ना 2012 में, यहीं से पूछा गया था, तो वो सब हम करेंगे। अभी हमने कोई थ्योरी टच नहीं करी है, अभी हम डर्कहाइम के इर्द गिर्द के सवाल कर रहे हैं, समझिएगा। अभी हमने कोई थ्योरी टच नहीं करी है, डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी या ये थ्योरी वो थ्योरी, कोई थ्योरी। डर्कहाइम से जो इधर उधर से सवाल आते हैं ना, अभी मैं आपको वो बता रही हूँ। डर्कहाइम का विज़न क्या है सोशियोलॉजी का? डर्कहाइम सोशियोलॉजी को देखते हैं एक नए साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह। दुनिया के पहले प्रोफेसर बने थे, तो ये वाली लाइन जरूर चेप के आना। कौन सी वाली? हाँ, कौन सी वाली लाइन? यहाँ वाली, ठीक है। कहाँ गई वो? ढूंढ के लाओ उस लाइन को। ही वॉज द फर्स्ट, हाँ यहाँ पे ये वाली, जहाँ ये चेयर ऑफ एजुकेशन, हाँ ये रहा, 1902 में डर्कहाइम फाइनली अचीव, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी कि शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। अब ये हर बच्चे के ऊपर खुद के, क्योंकि स्पून फीड कराना उतना ही ठीक है जितने में आप एकदम जड़त्व के उस पर ना पहुँचे अवस्था में, तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप भी करनी है। तो मुद्दे की बात ये थी कि डर्कहाइम सोशियोलॉजी को एक नए साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखते थे,
और नए साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखने के पीछे के दो कारण थे। पहला कारण, जब हमने शुरुआत में, आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू होता है तो उस सब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। पहला, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है आपको उस सब्जेक्ट में, और दूसरा हाउ टू स्टडी। ठीक है, तो जो पहला होता है व्हाट टू स्टडी, उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट मैटर। तो बेसिकली मतलब आपको इस सब्जेक्ट में पूरा क्या मसाला पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है ना कि फिजिक्स में आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो ना। और हाउ टू स्टडी, ये आपको मेथडोलॉजी से पता चलता है। इसके लिए हमने 4 एंटीसीडेंट्स भी किए थे, आपको याद हो तो, टॉम बॉटम और के। ठीक है, टॉम बॉटम और के 4 एंटीसीडेंट्स किए थे। तो मैथडोलॉजीज यहाँ पे आपको ये तरीके हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। तो डर्कहाइम जब सोशियोलॉजी को एक नए साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखते थे तो ऑब्वियसली दो चीज़ें जरूर देखेंगे, एक तो क्या पढ़ना है और एक कैसे पढ़ना है। तो जो क्या पढ़ना है, फर्स्ट दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जूम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अदरवाइज जो है मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा सकते थे, बट ठीक है चलो। तो सब्जेक्ट मैटर डर्कहाइम के हिसाब से क्या है? हाँ भाई, कोई बताएगा मुझे सब्जेक्ट मैटर? डर्कहाइम के हिसाब से जो सब्जेक्ट मैटर है, पहली चीज सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट, इन्होंने कहा कि हमें समाज को कैसे देखना है, समाज को सोशल फैक्ट्स के तरीके से समझने की कोशिश करनी है। यही पढ़ा था हमने अभी, है ना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। कहाँ गई वो लाइट? गायब भी हो गई, कोई बात नहीं। स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। क्यों कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि ये जो सोशल फैक्ट्स है वो आप समाज के लिए ही पढ़ेंगे, वो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी इन सब के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जितनी भी अदर साइंसेज हैं उनसे आप समाज को नहीं समझ सकते हो। और इसीलिए ये जो नया डिसिप्लिन शुरू हुआ है, इस नए डिसिप्लिन में क्योंकि हमें समाज की स्टडी करनी है, इसीलिए हमें सोशल फैक्ट पढ़ने होंगे जो कि दूसरे साइंसेस के सब्जेक्ट मैटर से, कि उनमें हमें क्या पढ़ना है, उन सबसे बहुत अलग है। तो सोशियोलॉजी अपने आप में क्या हो गई? एक्सक्लूसिव हो गई। एक्सक्लूसिव यानी कि जो बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल अलग हो। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपको किसी ने वॉच दी तो क्या क्या बोल के दिया? एकदम एक्सक्लूसिव वॉच है। एक्सक्लूसिव मतलब मार्केट में एकदम नई नई आई है, ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं किसी और के पास पहले से। तो सोशियोलॉजी जो है अपने आप में एक्सक्लूसिव हो गई। इसके लिए डर्कहाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जब इमर्ज हो रही थी, इमर्जेंट लेवल पे थी, उस टाइम पे एकदम एक्सक्लूसिव थी। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ, जो कि जहाँ पे सोशल फिनोमिना जो है लोगों के सोशल, भाई समाज तो पहले से चल रहा है, समाज तो सुई जेनरिस है। सुई जेनरिस का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। सुई जेनरिस का मतलब कि समाज अपने आप इवॉल्व होता रहा है, इसका ना कोई शुरुआत का पॉइंट है ना कोई इसका अंतिम पॉइंट है। ठीक है, ना ही मतलब समाज क्या है? आदि और अनंत है, बहुत पहले से है। जब से हमको पता, जब से हम ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं तब से समाज है, और दुनिया के बिल्कुल ख़त्म होने तक भी समाज रहेगा। तो समाज की जो सोशल फिनोमिना है, उनकी जो कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ है, ये तब इमर्जेंस का जो लेवल है उसको इन्होंने बोला कि जब हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो ये जो लेवल ऑफ इमर्जेंस है, ये जो समझने की चीज़ें हैं, ये बहुत एक्सक्लूसिव है। इसके लिए डर्कहाइम एग्जाम्पल भी देते हैं कि ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, एक एग्जाम्पल फेंक के मारता हूँ मैं, वो समझो कि समाज के अंदर आदिकाल अनंत काल से फैमिली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फैमिली का कॉन्सेप्ट। समाज के अंदर किसी सुपरनेचुरल पावर का भी आदि अनंत काल से क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये सुपरनेचुरल पावर को टाइम के हिसाब से कभी किसी ने एनिमिज्म बोला, कभी किसी ने नेचुरलिज्म बोला। डर्कहाइम इसको टोटमिज्म के बारे में बोलेंगे। ठीक है, टोटमिज्म। और टोटमिज्म के बाद शुरू होता है आपका रिलीजन। ठीक है, रिलीजन जो है ऐसे ही शुरुआत से शुरू नहीं हो गया था। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया का सबसे पहला इंसान या पहला ग्रुप ऑफ सोसाइटी होगा वो किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे? नहीं, पहले उन्होंने प्रकृति की पूजा करी, मतलब पहले वो किसी की पूजा नहीं करते थे।
ठीक है, एनिमिज्म थे, एनिमिस्टिक थे। वो मानते थे कि ये जो कोई फिनोमिना हो रहा है, मतलब भाई इंसान कैसे समझेगा, धीरे धीरे ही समझेगा ना कि बारिश आ रही है। अब उन्होंने समझा कि यार बारिश आ रही है, यानी कि इंद्र को देवता बना दिया, मतलब नेचर की पूजा करने, बादलों की पूजा हो रही है। फिर आग, अरे आग अपने आप में करिश्मा है, ये तो बहुत चीज़ें इससे कर सकते हैं, जानवरों को दूर रख सकते हैं, खाना पका सकते हैं, तो आग की, फायर की पूजा करने लगे। ठीक है, पानी, पानी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी, जल की आवश्यकता है, तो वाटर की, नदियों की पूजा करने लग गए। तो नेचर, आग हो, पानी हो, बारिश हो, हवा हो, ये सब क्या है, नेचर है, प्रकृति है। तो एनिमिज्म से नेचरिज्म पे आए, और फिर वहाँ से आए टोटमिज्म पे। वहाँ से टोटमिज्म पे क्यों आए ये हम आगे पढ़ेंगे। और टोटमिज्म से रिलीजन पे आए। तो रिलीजन पे डर्कहाइम भी इस चीज़ को बताते हैं कि रिलीजन पे एक साथ नहीं आ गए हैं। तो फैमिली का जैसे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, डर्कहाइम कहते हैं कि जैसे कोई फुटबॉल टीम है या कोई क्रिकेट टीम है, फैमिली है। फैमिली क्या है, फैमिली, हाँ जी, फैमिली, रिलीजन और फैमिली क्या है, ये सोशल वैल्यूज़ देते हैं। रिलीजन भी सोशल वैल्यू देता है, फैमिली भी सोशल वैल्यू। हर रिलीजन में अपनी कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं। खैर ऑलमोस्ट हर रिलीजन की सोशल वैल्यूज़, अगर आप रिलीजन पे ही स्टिक करें तो वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लेकिन रिलीजन की जो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, कोई पादरी है, कोई पुजारी है, कोई मौलवी है, कोई कुछ और है, ये सब लोग अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं आगे चल के। ठीक है, तो सोशल वैल्यूज़ जैसे कि फ्रेंडशिप है, वो आपको हिंदुज़म में भी सिखाई जाती है, इस्लाम में भी, आपको क्रिश्चियनिटी में भी, पैट्रियटिज्म, ठीक है, ये आपको हर जगह सिखाया जाता है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमको सिखाते हैं। और ये जो फिनोमिना है सोशल फैक्ट वाला, ये कब आपको सिखाते हैं, वर ओनली पॉसिबल इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। ठीक है, जहाँ पे लार्जर सोसाइटीज़ हों, ठीक है, जिनके अलग अलग अंग हों। हर समाज का अपना रिलीजन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, फैमिली का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। तो यहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर की चीज़ें जब बनती हैं तो उसमें आपको अलग अलग फिनोमेना देखने के लिए मिलते हैं। जॉइंट फैमिली में आपको अलग फिनोमेना देखने के लिए मिलेंगे, न्यूक्लियर फैमिली के फिनोमेना आपको, सोशल फिनोमेना अलग देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपके फुटबॉल और क्रिकेट टीम है, ठीक है, अ कलेक्टिव सोशल एंटिटी, यहाँ पर एक टीम होती है तो आप कलेक्टिव कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग होते हैं जो इन टीम में खेलते हैं, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल एनिमल है, तो इसलिए आप इसको कलेक्टिव सोशल एंटिटी का नाम दे सकते हैं। It becomes something other than and much more than just a collection of 11 person। क्रिकेट टीम क्या सिर्फ 11 लोगों का ग्रुप है, भाई उनके इमोशंस आपस में जुड़ जाते हैं। टीम प्ले के अंदर क्या करते हो, आपके टीम प्ले के अंदर आपको अपने साथी क्रिकेटर के लिए एम्पैथी भी होनी चाहिए। उसको चोट लग जाती है तो कैसे भागे आते हैं, किसी को प्यास लग रही होती है तो कैसे पानी वानी लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, किसी को चोट लग जाती है कैसे स्ट्रेचर लेके आते हैं। भाई एक बात बताओ कि क्या उनका काम तो सिर्फ खेलना है ना, वो क्यों करेंगे ये सब चीज़ें। आपने देखा होगा कई बार, मतलब पानी लेके दूसरा क्रिकेटर आता है। तो सोशल एंटिटीज़ जैसे टीम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई स्ट्रीट गैंग है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई देश ही क्यों नहीं है, ये सब लोग अपने आपस में जो है अलग अलग लेवल्स पे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, इन इंडिविजुअल्स के बीच के वो रिलेशंस, रिलेशंस, वो मॉरल बाउंडिंग है जो इनको जोड़ के फिर एक समाज, एक ग्रुप, एक टीम बनाती है। इसीलिए टीम हो चाहे समाज हो चाहे कुछ भी हो, इट इज़ दिस इमर्जेंट लेवल। समाज क्या है, इमर्ज करता है, टीम क्या इमर्ज करती है। जब तक टीम में टीम स्पिरिट नहीं होगी तब तक, मतलब आप उसको ये नहीं बोलोगे कि आपकी टीम इमर्ज हो चुकी है। आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पे कोच क्या करता है, ट्राई करता है टीम को अंदर टीम स्पिरिट जगाने। तो वो जो स्पिरिट है, वो जोश है, वो जज्बा है, वही जो है क्या होता है, वही इन इंडिविजुअल्स को जोड़ता है। पहली बात तो ये थी सोशल फिनोमिना कैसे आप समझ सकते हो। ये सोशल फिनोमिना कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ के लेवल होते हैं। डर्कहाइम ने जिस टाइम देखा इन चीज़ों को ऐसे समझा। दूसरा डर्कहाइम का जो पॉइंट था विजन ऑफ सोशियोलॉजी को लेके, दूसरा पॉइंट ये था कि जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे साइंस की चर्चा हो रही थी ज़्यादा, जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए थे वो भी एक कारण था, जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं ये इनके अपने अपने डिसिप्लिन है, एम्पिरिकल डिसिप्लिन है। एम्पिरिकल का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, इसीलिए मैंने डेफिनेशंस पहले दी थी। एम्पिरिकल का मतलब है जिनको आप ऑब्जर्व कर सको, जिनको आप टेस्ट कर सको, ठीक है। तो जितनी भी नेचुरल साइंसेस थी उनके एम्पिरिकल डिसिप्लिन थे, आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे ज्योग्राफी के सिद्धांत हैं अपने,
दिस वॉज एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट क्लेम। समाज शास्त्र के लिए ये अपने आप में एक डिफ़िकल्ट क्लेम था, कठिन ये बात कहने, क्लेम करना मतलब किसी चीज़ पे किसी चीज़ को आप एकदम दृढ़तापूर्वक बोल देना। टू मेक, बिकॉज सोशल फिनोमिना ये उतने एक्सप्लेनेटरी नहीं है। सोशल फिनोमिना इनका जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों? आप क्या फील कर रहे हो मैं कैसे बताऊं? आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो या नहीं करते हो मैं कैसे बताऊं? ठीक है, मेरे को जब तक दिखेगा नहीं आपके एक्शन से तब तक आप उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो वी कैन नॉट सी अ कलेक्टिव एंटिटी लाइक जैन कम्युनिटी or the Bengali or the Malayalam or the Marathi speaking community or the Nepalese or Egyptian national communities. We cannot see a collective entity. ठीक है, हम नहीं मतलब देख सकते। तो हर किसी का सोशल फिनोमेना अलग हो सकता है। ठीक है, जैन कम्युनिटी का अलग हो सकता है, बंगाली कम्युनिटी का अलग फिनोमेना हो सकता है, मलयालम का अलग, मराठी का अलग, नेपालीज का अलग, हरियाणवी का अलग, पंजाबी का अलग, हर किसी का, इजिप्शियन नेशनल कम्युनिटीज़ के अलग फिनोमेना हो सकते हैं। तो एटलीस्ट हम उनको देख तो नहीं सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्लाउड बस्ट क्यों हो रहा है आप उसके पीछे का पूरा रीज़न बता सकते हो। ठीक है, लैंडस्लाइड क्यों हो रही है उसके पीछे का पूरा कारण बता सकते हो कि अच्छा ये कारण है, इतनी बारिश हो रही है, इरोजन हो रहा है, इरोजन एक्टिविटी, पहले वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग एक्टिविटी की वजह से चीज़ें टूट रही हैं और फिर इरोजन हो रहा है। बारिश का जो पानी है एज अ एजेंट, इरोजनल वेदरिंग एजेंट जो है उसको वेदर कर रहा है और फिर वो उसको आगे रोड करके लेके जा रहा है। ये आप देख के बता सकते हो, लेकिन समाज के अंदर चीज़ों को आप देखकर नहीं बता सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली सी। हाँ, हम क्या देख सकते हैं? हम इंडिविजुअल्स को देख सकते हैं जो कि उस समाज को बनाते हैं, उनके एक्शंस को समझ सकते हैं। वी कैन नॉट सी द कलेक्टिविटी। हम पूरे कलेक्टिव समाज को एक साथ नहीं देख सकते। आपको क्या लगता है कि अगर आप एक जैन व्यक्ति को देख रहे हैं, ठीक है, जिसने पूरा मतलब अपना वो जैन मॉन्क है मान लीजिए कोई, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हुई है, तो जैन मॉन्क है कोई, तो उस जैन मॉन्क को देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ, जो जैन मॉन्क्स होते होंगे वो मुंह पे मास्क लगाते होंगे। आप एक व्यक्ति को देख सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये मुंह पे मास्क लगाने को आप तभी सत्य मानेंगे जब आपके सामने दुनिया के सारे जैन मॉन्क आ जाएंगे, कलेक्टिवली में आ जाएंगे, तभी आप मानोगे क्या? नहीं। तो आप क्या मानोगे? एक इंडिविजुअल जैन मॉन्क को देख के वी कैन डायरेक्टली सी ऑन द इंडिविजुअल, ओनली द इंडिविजुअल हु मेकअप, क्योंकि वही जो है जैन मॉन्क का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना एक मॉरल कोड है। भाई ये जो मुंह पे मास्क लगाना, सफ़ेद कपड़े पहनना, जैनिज्म में 2 ब्रांच हैं। एक आपका वो है जो बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं, एक वो हैं जो एटलीस्ट वस्त्र पहनते हैं, और दोनों ही की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, दोनों ही अपने अपने एस्पेक्ट्स में ठीक है, दिगंबर जैनी और श्वेतांबर जैनी। तो हु मेकअप दी कलेक्टिविटी, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? तो डर्कहाइम का मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या था पूरी की पूरी इनकी लाइफ में, जहाँ पर इन्होंने सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी जब सोशियोलॉजी की, तो वहाँ इन्होंने समझाया कि सोशियोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन जो कि डील करता है विद द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़। एब्स्ट्रैक्ट जो कि आपको डायरेक्टली तो नहीं दिख सकती, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़। और उन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ को इन्होंने बोला क्या? सोशल फैक्ट्स। ये जैन मॉन्क्स जो हैं इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, श्वेतांबर वाले इस तरीके के दिखते हैं या दिगंबर वाले इस तरीके के दिखते हैं। ये आप किसी एक इंडिविजुअल जैन मॉन्क को देख के बता सकते हो और फिर आप उसको कंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी जैन मॉन्क होंगे उनके लिए क्या है, ये एक फैक्ट है, उनके समाज के लिए ये एक फैक्ट है। ठीक है, कुड नेवर द लेस बी अ साइंस फाउंडेड ऑन ऑब्जर्वेबल, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, ये साइंस है जिसको आप ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूले को पूरे के पूरे समाज के ऊपर पुट कर सकते हैं, एम्प्रिकली वेरीफाई कर सकते हैं एविडेंसेस के, यानी कि तथ्यों के आधार पे, ठीक है, सॉरी एविडेंसेस यानी कि सबूतों के आधार पे। तो ये सोशल फैक्ट वो सामाजिक तथ्य हैं, वो सामाजिक तथ्य हैं जिनको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है सबूतों के आधार पर, इवन मतलब लोगों को देख देख के। ऑल्दो ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, आप किसी की फीलिंग को नहीं देख सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो उनके बिहेवियर के पैटर्न से।
ठीक है। अब एक मतलब मान लीजिए कोई एक ये एनिमल है, अब ये एनिमल क्या है, सड़क पे क्या पड़ा हुआ है, घायल पड़ा हुआ है। अब एक व्यक्ति आया जो देख के ऐसे फिर इधर चला गया, और एक व्यक्ति आया जिसको जाना इधर था लेकिन उसने देखा इधर और उधर क्या किया, उसको एनिमल को उठाया, उसको पानी वानी पिलाया और फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गया। तो यहाँ इसके बिहेवियर में आप क्या देख रहे हो, एम्पैथी, एम्पैथी, ठीक है, कंपैशन, दया भाव, कंपैशन देख रहे हो। तो आप बता सकते हो कि जिस तरीके के समाज से ये बिलोंग करता होगा वो समाज जो है उसके मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके के होंगे, और जो देख के इग्नोर करके 2 लात मार के और चला गया है उसका क्या होगा, वो समाज कैसा होगा वो आप समझ सकते हो। मतलब ठीक है, आज की डेट में इस चीज़ से हम समाज को तो रिलेट नहीं करते, लेकिन आपने एक डायलॉग अपनी लाइफ में बहुत सुना होगा स्कूल वगैरह में, कि इससे पता चलता है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें क्या सिखाया जाता होगा, है ना, या फिर इससे पता चलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे होंगे। क्या मतलब है कि आपके बिहेवियर से आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी के बारे में पता चलता है। समझे कि नहीं समझे। तो द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, ये जरूर लिख के आना है क्योंकि ये डर्कहाइम का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, ऑफ हिज यूज ऑफ दिस न्यू काइंड ऑफ एम्पिरिकल डेटा, कि व्यक्ति के बिहेवियर से आप बता सकते हो कि कैसा होगा ये। इस पूरे के पूरे सोशल फैक्ट के सिद्धांत का कहाँ यूज़ किया है इन्होंने, इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड। स्टडी ऑफ सुसाइड में इन्होंने इस पूरे के पूरे सोशल फैक्ट के, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल बिहेवियरल पैटर्न की स्टडी, ये सब का यूज़ जो है यहाँ सुसाइड में किया है। ऑल्दो द ईच इंडिविजुअल केस ऑफ सुसाइड वॉज स्पेसिफिक, हर केस ऑफ सुसाइड जो है अपने आप में अलग होता है। कोई किसी कारण से कर रहा है, कोई किसी कारण से कर रहा है, कोई किसी तरह से सुसाइड कर रहा है, मतलब वे ऑफ सुसाइड, किसी का वे ऑफ सुसाइड अलग है। तो ये हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है, अपने अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। लेकिन जो एवरेज रेट ऑफ सुसाइड का जो डेटा निकल के आता है उसको आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो एज अ सोशल फैक्ट। तो सुसाइड को इन्होंने एज अ सोशल फैक्ट स्टडी किया। तो समाज के जो सोशल फिनोमेना है, ये कहते हैं कि समाज के जितने भी सोशल फिनोमेना है उनको आप सोशल फैक्ट्स मान के स्टडी कर सकते हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए सोशल फैक्ट्स कुड बी ऑब्जर्व्ड वाया सोशल बिहेवियर एंड स्पेशली एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड मतलब क्या, आप उसको एवरेज आप उसका बना सकते हो, एग्रीगेटेड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ आके आपका सोशल फैक्ट एंड ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इतना सब में हमको क्या समझ में आया कि क्या है सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स क्या हैं, ये फैक्ट्स आर थिंग्स। ठीक है, जैसे कि सुसाइड को एक टॉपिक समझ के आप पूरा समझ सकते हो, जबकि ये सुसाइड अपने आप में क्या है, एक सोशल फिनोमिना है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एवरेज आप करोगे जब आप उसका, तो आप उसका एक सेट पैटर्न निकाल सकते हो। तो सोशल फैक्ट्स आर लाइक थिंग्स, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। ठीक है, बट उनके बिहेवियरल कॉन्स्टेंट मतलब जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट से लोग जो बधे हुए हैं उनसे जो है जुड़े हुए हैं। इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका लॉ, आपके यहाँ के लॉज कैसे हैं, आपके यहाँ पे एजुकेशन कैसी है, आपके यहाँ का रिलीजन किस तरीके की चीज़ें आपको करने के लिए प्रेरित करता है, ये सब सोशल फैक्ट्स के अंदर आता है। तो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैरिज हो, फैमिली हो, रिलीजन हो, है ना, चाहे वो आपका पॉलिटिकल लाइफ हो, ठीक है, जो भी, ये सब एक एक यूनिट है, आगे चल के सब एक एक यूनिट में सब पढ़ना है आपको। चाहे आपको वो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ हो, ये सब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लॉज हों, ये सब क्या है भाई, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ के कानून आपके समाज के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि इंडिया के जो कानून है वो इजराइल में चल जाएंगे और इजराइल के कानून जो है इजिप्ट में चल जाएंगे और इजिप्ट के कानून जो है कतर, दोहा, सऊदी अरब यहाँ चल जाएंगे। भाई हर किसी का अपना समाज के हिसाब से जो है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मंगोलिया में चला दोगे यूएस के कानून और यूएस के अंदर मंगोलिया के कानून चला दोगे। उनके समाज से बने हुए हैं। यूएस का समाज बहुत पहले से, बहुत मतलब 200-250 साल पहले यूएस आज़ाद हो चुका था 1776 में, तो इस वजह से वो ज़्यादा मॉडर्न है। ठीक है, तो सोशल फैक्ट्स क्या हैं, ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आपका एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि आपकी एसोसिएशन ऑफ पीपल को क्या कहते हैं, वही तो कम्युनिटी होती है भाई, वही तो सोसाइटी होती है। आपकी सोसाइटी कैसे इमर्ज करी है, वही जो मैंने आपको अभी बोला कि भाई एक बात बताओ कि जो अफगानिस्तान के रूल हैं आप यूएस में लगा दोगे क्या। यूएस भाई है दुनिया की सबसे पहली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कंट्री है।
ठीक है। 1776 में 4 जुलाई को 1776 में आज़ाद हो गए थे। इंडिया भले ही जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। इंडिया का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी संविधान सभा में हर तरीके की कास्ट और वर्ग और हर तरीके के क्लास से लोग थे 1776 में। अब ये हमसे पहले कितने 150 साल पहले करीब करीब आज़ाद हो गए हैं, तो 150 साल पहले आज़ाद हुए हैं, 150-170 साल पहले आज़ाद हुए हैं, तो 150-170 साल हम हमसे मॉडर्न भी हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ये आज भी अपने मतलब यहाँ के लोग आज भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। विमेंस के तो राइट ही नहीं है, आप देख लीजिए। तो किस तरीके से आपके एसोसिएशन ऑफ पीपल इमर्ज हुआ है, वैसे ही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सोशल फैक्ट बन के सामने आते हैं, ठीक है। सोशल फैक्ट यानी कि आपके कंट्री में, आपकी सोसाइटी में मैरिज के क्या पैटर्न है। यूएस में मैरिज के पैटर्न अलग होंगे, अफगानिस्तान में मैरिज के पैटर्न अलग होंगे, इंडिया में अलग होंगे। फैमिली पैटर्न्स वहाँ यूएस में अलग होंगे, इंडिया में अलग होंगे, ठीक है। रिलीजन के पैटर्न यूएस में अलग होंगे, यहाँ पे अफगानिस्तान में आप देख लो भैया रिलीजन का पैटर्न, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ यूएस में अलग होगी, अफगानिस्तान में अलग होगी। अफगानिस्तान का क्यों लिया है मैंने रिसेंट एग्जांपल, क्योंकि ये अभी भी अपनी आज़ादी और ये सब के लिए परेशान है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ यूएस में अलग होगी, अफगानिस्तान में अलग होगी। लॉज यूएस में अलग होंगे, अफगानिस्तान में अलग होंगे। तो जैसे जैसे आपका एसोसिएशन ऑफ पीपल इमर्ज कर रहा है, सेम सोशल फैक्ट्स, दो अलग अलग कंट्रीज, दो अलग अलग सोसाइटीज़, दो अलग अलग जगह, ठीक है, दो अलग अलग इवन कॉलोनीज में भी अलग अलग होंगे, ठीक है। स्लम एरिया में अलग होगा और जो पॉश एरियाज में रहते हैं उनके अलग होंगे। दे आर नॉट पर्टिकुलर टू अ पर्सन बट ऑफ अ जनरल नेचर। ये हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं होते, व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उसके हिसाब से होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज नहीं होते भाई साहब। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे मतलब दूसरे साइड वाले घर के लिए बिल्कुल चीज़ें अलग हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये समाज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके कलेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सोशल फैक्ट्स का उदाहरण है, ठीक है। तो सोशल फैक्ट्स का उदाहरण आप देख के आएंगे तो ये सारी चीज़ें लिख के आएंगे, समझे। तो ये टॉपिक आपका भाई साहब यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इतना आप समझो अभी, है ना। अभी ये फंक्शनलिज्म का है एक कॉन्सेप्ट कि डर्कहाइम जो है सोशियोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरी की पूरी सोशियोलॉजी ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। ऐसे तो अब आप ना आगे मेरे को हर टॉपिक में यही कहते हुए दिखेंगे कि ये सबसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये क्योंकि पहली थ्योरीज में से एक है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है फंक्शनलिज्म। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि है मतलब डर्कहाइम का फंक्शनलिज्म काफ़ी लंबा है। फिर यहाँ से रिलीजन भी, मतलब इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, रिलीजन एज अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये काफ़ी लंबा है तो इसको हम अगले में करेंगे। और फिर यहाँ से डर्कहाइम की पहली थ्योरी शुरू होगी, डर्कहाइम एंड एली। ये सबसे लास्ट वाली थ्योरी है, याद रखना। 1917 में जब ये डेथ हुई थी, उससे पहले आई थी 1912-13 में, ठीक है, 12 में आई थी आई थिंक ये। और इसको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आप उससे पहले डर्कहाइम का फंक्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे रिलीजन का, तो उसी से रिलेट करके मैं यहाँ पर जो है ये वाली थ्योरी यहीं पे ख़त्म करा दूँगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेक्रेड प्रोफेन और दुनिया भर की चीज़ें, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो कल का भी सेशन बड़ा लंबा होने वाला है और कल हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। उसके बाद फिर हम डिवीज़न ऑफ लेबर करेंगे। अच्छा, कल सेशन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि भाई साहब ये इतनी सारी चीज़ें लिखना और इनको एक ईजी भाषा में लिखना, पीपीटी बनाना, ये बहुत ही मेहनत का काम है, ठीक है। इस मेहनत के लिए कायदे में मेरे को जो है मतलब अच्छा खासा अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो बस। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कायदे में जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है, ईजिली नहीं मिलेगी। और ये ओपन टू ऑल है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसमें जाके पिछली 3 यूनिट्स के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला कल का जो सेशन होगा वो कल सुबह में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसको जल्दी ख़त्म करें। तो मैं कल सुबह 4 बजे बैठ के 4 से 6:30 7 जितना 2 घंटे का 3 घंटे का जितना भी बन पाएगा, क्योंकि पूरी थ्योरी तक ख़त्म करना है मेरे को। तो मतलब उसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। कल जो हम पढ़ेंगे ना कल के सेशन में, उसमें 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
तो कल का जो सेशन है वो बहुत एक्सट्रीम, मतलब अब तो हर सेशन ही एक्सट्रीम होगा, क्योंकि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं यहाँ से। अगर आपने नहीं समझा ना तो बच्चे बस पढ़ते रह जाते हैं, किताबें, नोट्स, ये वो, इसके नोट्स, उसके नोट्स, अमेज़ॉन से डाउनलोड कर लो नोट्स। ये नोट्स कमेटी जो है ये ऐसे ही बर्बाद कर देगी आपको। तो बेसिकली समझो चीज़ों को, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना।